हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी पढ़ाई वाली दोस्त। तो क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सबकी लाइफ भी बिल्कुल मेरी तरह चल रही होगी, कुछ अच्छी कुछ बुरी, थोड़ी इजी और थोड़ी हार्ड। तो हमारा जो है टॉपिक चल रहा था वर्ब, एंड वर्ब को जो है हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट क्या, अगर सही बताएं तो हाँ, पूरा ही हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब जो है हमें बस आज की क्लास में कुछ ऐसी मेन वर्ब्स पढ़नी है ना। कुछ जो है ऐसी मेन वर्ब्स पढ़नी हैं जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, हमारे पेपर में पूछी जा चुकी हैं और आगे पूछने के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो है हमने अपना वर्ब कर लिया था कि वर्ब क्या होता है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, है ना, वर्ब कितनी टाइप्स की हैं हमारी। एंड उसके बाद जो है हम कर चुके थे कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनको हमने पढ़ा था, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। देन हमने मॉडल वर्ब्स को पढ़ा था। मॉडल में हमने टू टाइप्स की वर्ब पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी प्योर मॉडल्स और दूसरी पढ़ी थी इम्प्योर, या फिर कह सकते हैं उसको पार्शियल मॉडल वर्ब्स। तो वो हम सब कंप्लीट कर चुके थे और आज की क्लास में जो है हमारी रहने वाली हैं कुछ ऐसी मेन वर्ब जो कि पेपर में अक्सर अक्सर पूछी जा चुकी हैं और पूछने के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो अब हम उनको करते हैं। उनमें इसमें क्या है, आपको सब लर्न ही करना है। आप 2-4 बार जब इनको पढ़ेंगे ना तो ये आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगी। और ये बहुत ही लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 20-25 ही, या फिर कह सकते 30-35 होंगी। ठीक है, 30-35 आई थिंक ये सारी वर्ब हैं जो कि हमसे जो है एग्ज़ाम में बार बार इन्हीं से पूछा जाता है, क्योंकि इनमें जो है ना काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को। तो इस वजह से हम वही वही इम्पोर्टेंट करेंगे अपनी वर्ब जो कि पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली है हमारी ब्लो। ब्लो, BLO W। ठीक है, अब ब्लो क्या है, ब्लो मतलब हवा का बहना, जो हवा बह रही होती है ना, हवा का जो बहाव होता है उसको हम ब्लो कहते हैं। तो ब्लो, V1 ब्लो हो गई और V2 इसका हो गया ब्लू। ब्लो, ब्लू एंड देन हो गई ब्लॉन। ब्लो, ब्लू, ब्लॉन। अब आप कैसे याद करेंगे, आपने यहाँ देखा पहला हवा का बहना है ना, हवा का जो बहाव होता है। वहीं उड़ना क्या है, ये फोर्थ आप देखेंगे, उड़ना यानी कि हवा में कोई चीज़ उड़ रही है। तो ये दोनों आप एक साथ याद कर सकते हैं। कैसे, आप देखें ब्लो, यहाँ पे फ्लाई है। देन ऊपर देखें ब्लू, ब्लो, ब्लू, यहाँ क्या फ्लू, फ्लू, और ऊपर है ब्लॉन, नीचे है फ्लॉन, इस तरह से। ठीक है ना, तो ये दोनों साथ आप याद कर सकते हैं कि जो हवा का बहाव है या हवा का बहना उसका है ब्लो, ब्लू, ब्लॉन। और जो उड़ना है यानी कि जो हवा में कोई चीज़ उड़ रही तो उसका है फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, क्योंकि फ्लू, फ्लू एंड ब्लू, ये देखो मैच हो रहा है ना, फ्लॉन एंड ब्लॉन, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ब्लो, ब्लू, ब्लॉन, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। अभी बीच के दो देखें हम कि पानी का बहना, फ्लो में क्या होता है, पानी का जो बहाव होता है, जो पानी बह रहा होता है वो। और ओवरफ्लो क्या होता है, ओवरफ्लो होता है पानी का बहुत ज़्यादा बहाव। कहते हैं ना जैसे कि नदियों में जब बाढ़ आ जाती है तो वो नदी का जो पानी है वो अपने किनारों से बाहर निकल आता है, तटों से जो है बाहर निकल आता है, तो उसको हम ओवरफ्लो कहते हैं। तो जब पानी का ज़्यादा बहाव होगा वहाँ हमें ओवरफ्लो देखने को मिलेगा, एंड जहाँ पानी का बहाव नॉर्मली बात हो रही तो वहाँ फ्लो। तो इसको ऐसे करेंगे, है ना, तो फ्लो, फ्लॉड, फ्लॉड, फ्लो, फ्लॉड, फ्लॉड, यहाँ हो गया ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। ठीक है ना, मैच कर रहे हैं ना। लास्ट के जो हैं हमारे बर्ड, वो मतलब कह सकते हैं कि जो तुकबंदी कहते हैं ना, तुकबंदी हो रही है ना, तो फ्लोड, फ्लोड, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड, इस तरह से। तो पीछे राइम मिल रहा है ना। तो क्या हो गया, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लो। ठीक है, ये आपको याद ही करना है, इसमें कुछ समझने का होता है नहीं है, बस आप, ये एक ट्रिक हो गई मतलब समझने के लिए कि जो हवा का बहना है उसके साथ ही हम ये जो हवा में उड़ने वाला है इनको याद कर लेंगे, और पानी के बारे में जो दोनों हैं तो इन दोनों को साथ कर लेंगे। तो ये हमारी जो है याद करने में थोड़ा आसान हो जाएगा कि फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड, ब्लो, ब्लू, ब्लॉन एंड फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, इस तरह से। ठीक है, फिर अगला आता है हमारा फॉल। फॉल में से होता है गिरना। फॉल है, फॉल का है गिरना। और ठीक है, वैसे ही नीचे वाला हम देखेंगे आ गिरना, बी फॉल। बी फॉल का मतलब होता है आ गिरना। यहाँ पे क्या होता है, बी फॉल यानी कि कोई मुसीबत आ जाना, है ना, कोई आपदा संकट इस तरह से आ जाता है ना, तो वहाँ हम बी फॉल करते हैं। तो आप ना ये आ गिरना लिखा है ना, ये इसके नीचे आप यहाँ पे मुसीबत या संकट लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, इस तरह से मुसीबत, मुसीबत या फिर जो है संकट। तो वी फॉल, वी फॉल यानी कि मुसीबत आ जाना, संकट आ जाना, कोई आपदा आ जाना। ठीक है, तो इस तरह से इनको साथ में पढ़ेंगे। ऊपर देखेंगे हम कि ये फॉल और ये नीचे वी फॉल, तो इसको देखेंगे फॉल, फेल, फॉलन,
ये हो गया ना फॉल, फैल, फॉलन, और नीचे क्या है वी फॉल, वी फैल, वी फैलन। इस तरह से सेम है ना, बस उसमें बी भी लगा हुआ है एंड पूरा सेम ही है, तो ये दोनों एक जैसे चल रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, ऊपर वाला। ये आपको याद ही करना है, ठीक है, इसमें कुछ समझने का है नहीं। अगर आपको लगे कि मैं जो हूँ जल्दी जल्दी बता रही हूँ, तो ये सब मतलब आप पर ही डिपेंड करता है। आप जब इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, फॉल, फैल, फॉलन, और बी फॉल, बी फैल, बी फॉलन, ठीक है। वहीं अगर हम देखें फैल, फैल में से होता है गिराना। गिराना ज़्यादातर ना एग्जाम में ये गिराना किसके सेंस में आता है, ट्रीज़ के सेंस में। जो पेड़ होते हैं ना, कहते हैं ना कि सारे पेड़ गिरा दिए गए, सारे पेड़ उन्होंने गिरा दिए, इस तरह से। तो ज़्यादातर आपको ट्री इसमें दिखेगा ही दिखेगा। जब फैल की बात हो रही होगी ना इस फैल की, तो वहाँ आपको TREE ट्री यानी कि पेड़, ट्री के बारे में बात हो ही रही होगी सेंटेंस में 100%, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड आता है। तो ये में क्या, ये क्या हो गया, फैल, फैल्ड, फैल्ड। देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है ना, ये वाला जो है सेकंड, ये बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है इन दोनों की अपेक्षा, क्योंकि ऊपर वाले नीचे वाले सेम ही चल रहे हैं। फॉल में होता है गिरना, और वी फॉल होता है आ गिरना, कोई मुसीबत आ गिरना, कोई आपदा आ गिरना हमारे ऊपर, है ना, इस तरह से, या कोई भी। तो इस तरह से ये साथ एक जैसे चल रहे हैं ना, फॉल, फैल, फॉलन, और यहाँ बी फॉल, बी फैल, बी फॉलन। तो ये जो है सेकंड वाला फैल यानी कि जो 6 नंबर पे ये हमने लिखा है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब गिराना, कोई भी चीज़ गिरा देना, ठीक है। तो फैल, फैल्ड, फैल्ड, ये ऐसे चल रहे हैं, फैल, फैल्ड, फैल्ड, ठीक है। वहीं अगला है हमारा सिंक। सिंक से आता है, सिंक का मतलब होता है डूबना, कोई नॉन लिविंग, दोनों ही डूबने। देखो सिंक और ड्रोन जो है साथ ही लिखे हुए हैं ये दोनों, और इन दोनों का मतलब ही होता है डूबना। लेकिन सिंक का मतलब है कोई नॉन लिविंग चीज़ डूब रही है, और ड्रोन का मतलब है कोई लिविंग चीज़, है ना, कोई लिविंग डूब रहा है तो ड्रोन आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ऊपर हो गया सिंक, सैंक, संक, सिंक, संक, और ये सिंक, सैंक एंड संक, और नीचे हो गया ड्रोन, ड्रोन्ड, ड्रोन्ड, ठीक है। ये ड्रोन का मतलब है डूबना, और सिंक का मतलब भी डूबना है, बट सिंक क्या है, नॉन लिविंग के लिए आएगा, और जो ड्रोन है वो लिविंग के लिए आएगा। अब आप दोनों में कैसे याद रख सकते हैं, सिंक से आप याद रख सकते हैं, मुझे भी इस ट्रिक से मैम ने याद दिला कर आया था कि इस तरह से सिप, सिप में होता है जहाज, सिप में होता है जहाज। अब आप देखें जहाज क्या है, नॉन लिविंग, तो सिप से आप ये याद रखेंगे, सिप, सिंक, है ना, सिंक। तो जहाँ भी नॉन लिविंग की आएगी, जैसे आप भूल जाना कि यार डूबने के लिए हमने 2 पढ़े थे, एक सिंक पढ़ा था, एक हमने ड्रोन पढ़ा था, तो पता नहीं कौन सा होगा। तो आप ऐसे सिप, सिंक ये ट्रिक से याद कर सकते हैं कि सिप एंड सिंक एस दोनों में आ रहा है ना। तो सिप जो है नॉन लिविंग होता है, तो इसका मतलब नॉन लिविंग के लिए हमें सिंक, सिंक के तीनों फॉर्म चाहिए। जो भी हमसे फॉर्म मांगी जा रही होगी हम अपने जो है सेंटेंस में उस फॉर्म का यूज कर लेंगे। तो सिंक, सैंक, संक, इस तरह से, ठीक है ना। सिप के हिसाब से आप याद रखेंगे। नॉन लिविंग में क्या हो गया, आप ऐसे ही ना अपने पास में जब नोट्स बना रहे हो ना तो साइड में इसको लिख लेंगे, सिप, सिप लिख लेंगे, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो सिंक, सैंक, संक नॉन लिविंग के डूबने के लिए, और ड्रोन, ड्रोन, ड्रोन किसके लिए, लिविंग के डूबने के लिए। वहीं अगला है फाइंड। फाइंड एंड फाउंड, ये दोनों देखो। अब फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, पाना, या फिर कोई चीज़ मिल जाना, है ना, ढूंढना, पाना, मिलना। तो फाउंड हो गया, तो फाइंड हो गया। अब फाइंड की V2 है फाउंड, और V3 भी है फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड। और वहीं जब फाउंड की बात करते हैं ना हम, ये फाउंड की, तो इस फाउंड का मतलब होता है स्थापना करना, किसी भी चीज़ की स्थापना करना होता है ना, कि मान लो उन्होंने इस स्कूल की स्थापना की है, इस कॉलेज की स्थापना की है, इस तरह से कुछ भी कोई चीज़ इस्टेब्लिश करना, तो वो होता है फाउंड। तो वहाँ हम करते हैं फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, ठीक है ना। जब ढूंढना, मिलना या पाना होता है तो फाइंड, फाउंड, फाउंड। जब स्थापना करने की बात आती है तो फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, इस तरह से, ठीक है। अब देखें ये तीनों एक जैसे हैं, नीचे वाले ये लाई, लाई में से होता है झूठ बोलना। वहीं एक लाई का मतलब होता है लेटे रहना या फिर पड़े रहना, ठीक है ना, लेटे रहना या फिर पड़े रहना। और ले का मतलब होता है, कहते हैं नींव रखना, किसी भी चीज़ की नींव रखना, तो ये ले में आ जाएगा, है ना। तो अब इसके देखो ऐसे चलेंगे, जो झूठ बोलना वाला लाई होगा वो लाई, लाइड, लाइड, लाई, लाइड, लाइड चलेगा। और जो लेटे रहना है, पड़े रहना है ना, कोई मतलब है ना इतना आलसी व्यक्ति है कि वो पूरे दिन पड़ा ही रहता है, लेटा ही रहता है, तो वहाँ आएगा लाई, ले, लैन, इस तरह से लाई, ले, लैन। और जो नींव रखने वाली चीज़ आएगी ना तो वहाँ आएगा ले, लेट, लेड, इस तरह से, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। 3 हमारे लाई के मतलब लाई, लाई एंड ले, ये हमारे 3 जो है कुछ एक जैसे चल रहे हैं, क्योंकि आप देखें ये इसमें
एक तो ये देखो लाई लाई है ना, मैच हो रहा है ना, तो B1 तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि लाई क्या है। तो हमें सेंटेंस में ये देखना है लेटे रहने की बात हो रही है या फिर झूठ बोलने की। तो हम झूठ बोलने की बात हो रही है तो ये फॉर्म्स लगाएंगे, और झूठ बोलने की हो रही है ना तो ये ऊपर वाली फॉर्म्स लगा देंगे। और अगर जो है हमारे लेटे रहने की बात हो रही होगी तो हम इनकी फॉर्म्स यूज कर लेंगे। वहीं आप ये देखें कि जो ये यहाँ लिखा है ना ले, इसकी देखो V2 ले है, और जो नींव रखने की उसकी V1 ले है। तो हमें ये देखना है सेंटेंस में कि लेटे रहने की बात हो रही होगी तो हम इसकी फॉर्म्स लगाएंगे, और नींव रखने की बात हो रही होगी तो फिर हम ये फॉर्म लगाएंगे। इसलिए इन तीनों को साथ में ही हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आता है एक अफेक्ट और इफेक्ट। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है अफेक्ट और इफेक्ट में। अब इफ़ेक्ट क्या है? इफ़ेक्ट है मतलब दोनों का ही जो मतलब है प्रभाव होता है। अब इफ़ेक्ट क्या है? इफ़ेक्ट हमारा एक नाउन होता है, संज्ञा होती है, और अफेक्ट हमारी वर्ब होती है। तो इसीलिए जो नाउन है, नाउन मतलब नाउन है तो उसकी तो हमें फॉर्म और मिलेंगी नहीं ना कि V1 V2 V3, वो किसकी फॉर्म होती है? वर्ब की फॉर्म होती हैं। तो इसीलिए आपके पास अफेक्ट की जो है ये सारी तीनों फॉर्म लिखी हुई हैं। क्या? अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड। और इसीलिए इफ़ेक्ट की देखो कोई फॉर्म नहीं लिखी, क्योंकि इफ़ेक्ट जो है हमारा वो नाउन है, और नाउन की जो है फॉर्म नहीं होती हैं। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? ये भी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ए एंड वी लिख दिया है। तो वी से क्या हो गया? वी से हो गया हमारा वर्ब, ठीक है ना। वी से वर्ब हो गया, और ए से क्या हो गया? ए से हमारा हो गया अफेक्ट। तो ऐसे आप याद रख सकेंगे। जब अफेक्ट और इफेक्ट में कन्फ्यूज़न होगा तो आप देखेंगे अफेक्ट जो है वो हमारी वर्ब है। ए वी से याद कर लेंगे, ए वी है ना, ए एंड वी। तो ए वी, तो जो अफेक्ट है वो हमारी वर्ब है, जो बचा क्या? इफेक्ट, तो वो हमारा नाउन है। तो नाउन हमें कहाँ देखने को मिलता है सेंटेंस में? क्या आपको याद है? नाउन सेंटेंस में हमें या तो स्टार्टिंग में देखने को मिलता है ना, सब्जेक्ट में तो मिलेगा, या सब्जेक्ट में मिलेगा, या फिर हमें ऑब्जेक्ट में मिलेगा। यही तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो नाउन हमें या तो सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा या फिर ऑब्जेक्ट में, और जो अफेक्ट है जो कि वर्ब है हमारी, वो हमें कहाँ मिलेगी? बीच में, इस तरह से, है ना। वर्ब अपनी जगह मिलेगी, और जो सब नाउन है वो हमें सब्जेक्ट में मिलेगा। तो क्या होगा कि जहाँ पे नाउन यानी कि इफ़ेक्ट आ रहा होगा वहाँ ये अफेक्ट लगा के दे देंगे, है ना। जहाँ इफ़ेक्ट आ रहा होगा सेंटेंस में वहाँ ये हमें अफेक्ट लगा के दे देते हैं। तो हमें ये देखना है कि जो इफ़ेक्ट या अफेक्ट है वो वहाँ किसका काम कर रहा है? क्या नाउन का कर रहा है? नाउन का कर रहा है तो हम इफ़ेक्ट लगाएंगे, एंड अगर वो वर्ब का कर रहा होगा तो हम वहाँ जो है अफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से याद रखना। तो अफेक्ट को कैसे करेंगे आप? ए एंड वी से याद कर लेंगे। ए अफेक्ट, वी वर्ब, और इफ़ेक्ट जो होता है नाउन होता है उसकी जो है आगे की फॉर्म होती नहीं है, ठीक है। वहीं अगला है हमारा हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, और दूसरा जो है वो भी हैंग ही है, हैंग, हंग, हंग, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे? हैंग होता है, पहला जो हैंग है, देखो दोनों का ही मतलब लटकाना है। और हैंग जो है, हैंग आता है फांसी के लिए, किसी को जो फांसी वगैरह दी जाती है तो उसके लिए, फांसी के लिए हैंग आता है। या फिर जो है खुद कोई सुसाइड वगैरह करता है तो इस तरह से वो आता है ना कि उनको वो जो है हमें हैंग्ड मिले थे, लटके हुए मिले थे, इस तरह से कहते हैं, है ना। तो फांसी के लिए आएगा। और जो हैंग जो है आप इसको इस तरह से याद करेंगे कि पिक्चर लटकाना, कोई भी तस्वीर, कोई नॉन लिविंग चीज़ जो लटकाई जा रही तो उसके लिए इस तरह से चलेगा। तो हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, और इसका चलेगा हैंग, हंग, हंग। अब आप देखें हैंग, हैंग V1 तो सेम ही है, डिफरेंस क्या है दोनों में? इनमें। और ये इसके भी दोनों V2 V3 सेम है, और इसके जो V2 V3 है वो सेम है। हंग, हंग लिखा है ना दोनों में, हंग, हंग। और यहाँ हैंग्ड, हैंग्ड, तो हमें कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। कैसे? कि फांसी वाले में तो हम कर देंगे हैंग्ड, हैंग्ड, ठीक है। हैंग तो दोनों में सेम ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप देखें यहाँ हैंग तो दोनों में सेम है तो हमें दिक्कत ही नहीं। फांसी वाले में हम क्या करेंगे? हैंग्ड एंड हैंग्ड, जब हमें V2 या V3 चाहिए होगी। और जो दूसरा होगा हमारा नॉन लिविंग, तो आप इसको ऐसे पढ़ें, पिक्चर में देखो यू आ रहा है ना, तो इसमें भी देखो हंग एंड हंग, तो इसमें भी यू आ रहा है, ये यू दिख रहा है ना आपको, यू। और पिक्चर में भी, तो इसको पिक्चर लटकाने से याद रखेंगे। जो जब नॉन लिविंग की बात होगी तो हम ध्यान रखेंगे पिक्चर लटकाने से। तो अगर हमें वो जो है सेंटेंस में हैंग्ड लिख देंगे, ये ऊपर वाला हैंग्ड कर देंगे ना, तो हम कहेंगे नहीं, हैंग्ड तो जो है ये लिविंग के लिए आ रहा था, और हमें पिक्चर या किसी ऐसी तस्वीर वगैरह की बात हो रही होगी ज़्यादातर सेंटेंस में, तो हम कहेंगे नहीं, उसमें तो हमने यू पढ़ा था। क्योंकि तो पिक्चर में जो है हमारा ये यू आ रहा था ना, ये वाला, तो हम इस हिसाब से यू को यू कर लेंगे। तो हंग, हंग हमारी V2 V3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड
एंड हैंग, हंग, हंग। ठीक, फिर अब नीचे देखते हैं आविष्कार करना। आविष्कार जब करते हैं तो इन्वेंट, इन्वेंटेड, इन्वेंटेड, कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम। ठीक है, वहीं खोज करने की बात होती है। आविष्कार क्या होता है? आविष्कार का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक बनी ही नहीं थी, जिसको पहली बार बनाया जा रहा है, तो वो हुआ हमारा आविष्कार, है ना। तो उसके लिए इन्वेंट, इन्वेंटेड, इन्वेंटेड चलेगा। और खोज करना, कोई भी चीज़ ऑलरेडी है, मतलब इस यूनिवर्स में कोई चीज़ ऐसी प्रेजेंट है, तो उसको जो है उसको ढूंढना, उसको खोजना, है ना, उसका पता लगाना, तो हम वहाँ करते हैं डिस्कवर, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड। ठीक है, तो उसके लिए डिस्कवर आता है, खोज करने के लिए डिस्कवर। और कोई ऐसी चीज़ जिसका पहली बार जो है हम इसका अस्तित्व हम लेके आ रहे हैं दुनिया में, ऐसा तो नहीं है कि वो पहले से है। अगर पहले से है तो उसकी खोज हो रही है, और अगर पहले से कोई चीज़ नहीं है तो उसका हम क्या कर रहे हैं? आविष्कार कर रहे हैं। ठीक है, जैसे था ना, हमने पढ़ा था ना कि थॉमस एल्वा एडिशन जो थे, उन्होंने किसका आविष्कार किया था? बल्ब का। क्या उससे पहले बल्ब था? नहीं था ना। तो उसमें हम क्या डिस्कवर नहीं कर सकते, वहाँ हमें इन्वेंट, इन्वेंटेड, इन्वेंटेड, जब भी हमें V1 V2 V3 चाहिए होगी तो हम उसमें इन्वेंट का ही यूज़ करेंगे। और वहीं अगर हम कहें कि जैसे वास्को डी गामा थे, उन्होंने जो है भारत की खोज की थी, इस तरह से, मतलब भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो समुद्री मार्ग जो है ऑलरेडी था, ठीक है ना, ऐसा नहीं है उन्होंने बनाया था, तो पहले से था, उन्होंने क्या किया? उसकी खोज की। तो वहाँ हम क्या करेंगे? डिस्कवर, है ना, इस तरह से। ठीक है, वहीं अगला है हमारा, ये आता है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। ये तीन हैं, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट एंड एक्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस देखेंगे। एक्सेप्ट में होता है स्वीकार करना, कोई भी चीज़ जब हम स्वीकार करते हैं तो वहाँ एक्सेप्ट, तो वही एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। और एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट में होता है आशा करना, कहते हैं ना तुमसे ये एक्सपेक्टेशन है हमारी, ये उम्मीद है, ये आशा है ना, हमने कुछ आशाएं लगा रखी है तुमसे, एक्सपेक्ट, है ना। तो ये एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड चलती हैं, तो ये दोनों तो हमारी जो है वो वर्ब हैं। वहीं जब आता है एक्सेप्ट, देखो इसमें सी है ना, एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट में होता है, इसको अगर हम हिंदी में इसका मीनिंग निकालें तो होता है के सिवा या के अलावा। तो ये जो एक्सेप्ट है ना, ये प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये प्रेपोजिशन है, तो इसकी V2 और V3 नहीं होती हैं। ठीक है, तो V2 V3 किसकी है? एक्सेप्ट की। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, और एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, पैक्ट, है ना कि सेप्ट, सेप्ट वाला तो हमारा प्रेपोजिशन हो गया। और एक्सपेक्ट होता है जो कि होता है आशा करना। ठीक है, तो एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड इनकी चलेंगी, और एक्सेप्ट की भी चलेंगी, बट एक्सेप्ट की नहीं, क्योंकि एक्सेप्ट हमारा क्या? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद हमें क्या मिलता है? प्रेपोजिशन के बाद हमें दिखता है ऑब्जेक्ट। तो जब भी इस तरह से आ रहा होगा ना कि यहाँ पे इन्होंने या तो जैसे एक्सेप्ट की जगह इन्होंने एक्सपेक्ट और क्या एक्सेप्ट लिख दिया, तो आगे हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा। तो हमें समझना है कि प्रेपोजिशन के बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन लगानी थी, ना कि वर्ब लगानी थी, इस तरह से। ठीक है, अब हमारे ये तीनों साथ चल रहे हैं, देखो एक साथ, क्योंकि इनमें जो कहते हैं ना कि सेम साउंड आ रहा है ना, एक तरह से होमोफोन्स आप इनको बोल सकते हैं। तो लूज, लूज, लॉस, है ना, लूज, लॉस, लूज, लूज, लॉस। तो ये देखें, लूज जो है ये वाला, इसका मतलब होता है खोना या फिर हारना, कोई भी चीज़ खो गई है या फिर हम जो है कोई चीज़ हार चुके हैं, तो आएगा यहाँ पे लूज, लॉस्ट, तो इसका लूज, लॉस्ट, लॉस्ट चलेगा। और जो लूज होता है ना, लूज, ये इसका मतलब होता है ढीला, जो डबल ओ है, डबल ओ वाला होता है ढीला। तो ढीला कोई भी चीज़ कहते हैं ना, लूज, लूज हो गए, शूज़ लूज हो गए, कपड़े लूज हो गए, लूज, इस तरह से लूज। तो कोई भी चीज़ जो ढीली है, तो हम क्या बता रहे हैं, आप उसके आगे कोई ना कोई तो हमारा नाउन आ ही रहा होगा ना, है ना, कोई ना कोई तो। लूज के बाद हम कुछ तो कह रहे हैं कि लूज शूज हैं, या फिर लूज शू लेसेस, इस तरह से कोई कुछ भी चीज़ कि जो जूते के फीते हैं वो ढीले हो गए हैं, तो इस तरह से। तो जब आगे कोई ना कोई नाउन आ रहा है, नाउन, नाउन या प्रोनाउन जो भी, उसके बारे में बता रहा है, तो उसके बारे में बता रहा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये लूज, लूज यानी कि ढीला, ढीले कपड़े, ढीला जूता, ढीला पैंट, है ना, ढीली शर्ट, इस तरह से। तो आगे क्या है? तो ये लूज हमारा क्या? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के हमें V1 V2 V3 नहीं बनते हैं। और वहीं अगर नीचे आता है जो हमारा लॉस, लॉस में होता है हानि, है ना, कहते हैं ना हमें इस चीज़ में लॉस हो गया, हानि हो गई, तो क्या है? लॉस हमारा होता है नाउन। तो इसीलिए जो है नाउन, इसके भी जो है आगे हमें फॉर्म नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ LOS ये वाले इसके मिलेंगे, जो कि है लूज, लूज में होता है खोना या फिर हारना, तो लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, इस तरह से इसके चल जाएंगे। फिर अगला है देखो ब्रॉडकास्ट। अब ये सेम ही है, इसके तीनों सेम होते हैं। देखो ब्रॉडकास्ट होता है प्रसारित करना, कोई भी हम कहते हैं ना
ये शो ब्रॉडकास्ट हो रहा है टीवी पर इस तरह से, तो वो है प्रसारित करना। तो इसके तीनों सेम ही चलते हैं, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। इसमें पेपर में हमें कास्टेड कर देंगे, ई है ना, ब्रॉडकास्ट है ना, तो उसके बाद ईडी और लगा देंगे, ब्रॉडकास्टेड कर देंगे। जबकि हमें याद रखना है कि ब्रॉडकास्ट की जो तीनों फॉर्म हैं वो सेम ही चलती हैं, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। और इसी तरह देखो पुट 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 है ना, पुट मिस रखना, तो पुट 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 सेम। वैसे ही देखो कट कट कट, ये सेम। वैसे ही शट शट शट, ये भी सेम, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा हमें देखना नहीं है, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, पुट पुट पुट, कट कट कट, शट शट शट, है ना। अब आता है वियर। वियर में देखो होता है, एक तो होता है सहना और एक होता है जन्म देना, ठीक है। वियर में सहना और जन्म देना। अब देखो वियर सहने की जो है वो हो गया वियर, वोर और वॉर्न, इस तरह से VORNE, वियर, वॉर और वॉर्न। और जो जन्म देना का होता है वो है वियर, वॉर, देखो ये दोनों सेम ही हैं। और यहाँ डिफरेंस है बॉर्न, VORN, है ना, ये वाला। तो जो ये वॉर्न है ना, और देखो वॉर्न ये भी है, ई वाला भी है, तो ये भी सेम ही है, वियर वॉर वॉर्न, वियर वॉर वॉर्न, ठीक है। इस तरह से जब हमें देखना है कि सेंटेंस हमारा जो पैसिव में लिखा होगा तो वॉर्न VORN वाला यूज हो जाएगा, और जब सेंटेंस हमारा एक्टिव में होगा, एक्टिव, तो वॉर्न ई हो जाएगा। जैसे कि माने आप देखें और नीचे एग्जाम्पल लिखें, आई वॉज वॉर्न, मेरा जो है जन्म हुआ था। अब मैंने तो किसी को जन्म नहीं दिया ना, मेरा जन्म हुआ था, वॉर्न। तो ये क्या है, पैसिव सेंटेंस लिखा हुआ है ना, वॉज के साथ V3 है ना, वॉज के साथ V3 है, यानी बी की फॉर्म के साथ जब V3 आती है तो क्या होता है, वो हमारा पैसिव होता है। तो आपने वॉज के साथ V3 देखी, V3 तो है ना, ये इधर इधर देखें, वियर, वॉर और वॉर्न, तो ये वॉर्न V3 है। वॉज के साथ जब हमने V3 देखी तो ये क्या है, पैसिव सेंटेंस हमारा लिखा है, यानी कि आई वॉज वॉर्न, मेरा जन्म हुआ था, ठीक है ना। वहीं हम नीचे देखें तो ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल अलग ही लिखा है, ये ऐसे नहीं। तो नीचे वाला जब हम मतलब एक और सेंटेंस अगर हम इस बॉर्न को समझें तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि आई हैव वॉर्न अ बेबी। बॉर्न में ये वॉर्न आ जाएगा, आई हैव वॉर्न, है ना, इस तरह से आई हैव या हैड कुछ भी हो जाएगा। यहाँ पे बॉर्न BORNE बॉर्न अ बेबी, इस तरह से है ना, आई हैव बॉर्न अ बेबी, मैंने जो है एक बच्चे को जन्म दिया, तो आई हैव बॉर्न अ बेबी। अब यहाँ पे क्या है, तो ये पैसिव, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में सब्जेक्ट ही जो है उस क्रिया को कर रहा होता है। तो आई हैव बॉर्न अ बेबी, तो मैंने जो है एक बच्चे को जन्म दिया, तो इस तरह से क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बॉर्न के लिए हमें VORNE चाहिए होगी जब हमारा सेंटेंस एक्टिव में लिखा होगा। जब सेंटेंस हमारा पैसिव में लिखा होगा तो हमें VORN वाला चाहिए, ठीक है, सिंपल बॉन्ड, तो ई नहीं आएगी, इस तरह से। वहीं हमारा अगला है कि उठना या उठाना के लिए है राइज एंड रेज। राइज और रेज, राइज में होता है उगना या फिर उठना, और रेज का होता है उठाना। तो राइज देखो, राइज कैसे चलता है, राइज रोज रीजन, तो आप इसको सन से याद कर सकते हैं। सन होता है ना, कहते हैं ना सन जो है पूरब से उग रहा है, तो इस तरह से, तो उसके लिए राइज रोज रीजन। और जब रेस है, रेस में उठाना, यानी कि कहते हैं ना रेज योर हैंड्स, अपने जो है हाथ उठाओ। किस किस को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, इस तरह से हमारी मैम वगैरह हमसे कहती थी ना, रेज योर हैंड, तो रेज रेज्ड रेज्ड ये। अब आप सूरज को तो ज़बरदस्ती से नहीं उठा सकते ना, सूरज तो खुद ही उगता है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ राइज रोज रीजन चलेगा। तो वही हमें सेंटेंस में क्या कर देंगे, जहाँ हमें रोज़ आ रहा होगा वहाँ रेस्ट लिख देंगे, जहाँ रीज़न की ज़रूरत होगी वहाँ रेस्ट कर देंगे, इस तरह से। तो हमें ध्यान रखना है कि जब सूर्य की या फिर मतलब खुद से उठने की या उगने की बात हो रही है तो राइज रोज रीज़न। और जो हाथ उठाने वाले ज़्यादातर हाथ उठाने के ही कह सकते हैं, पर उससे पर्सपेक्टिव से आएगा, तो वहाँ रेज रेज्ड रेज्ड इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। वहीं हम अगला देखें अपना कि हमारा एक और है, एक तो है कंप्लेंट और एक है कंप्लेन, ठीक है। कंप्लेंट है और कंप्लेन है। अब कंप्लेन हमारी वर्ब होती है, कंप्लेंट जो होता है ना वो हमारा नाउन होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, तो इसकी कोई फॉर्म हमें नहीं बनेगी, इसीलिए नहीं लिखी, कंप्लेन की है। तो कंप्लेंट 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 ईजी है, कंप्लेंट वर्ब होती है। कंप्लेंट आप कैसे याद रखेंगे, टी आ रहा है इसमें, एक इसमें टी और आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जो कंप्लेंट वाला होगा टी वाला वो हमारा नाउन होगा। टी क्या होती है, चाय, चाय है ना, ऐसे याद रखेंगे, टी टी यानी कि चाय। तो चाय भी तो हमारी नाउन है ना, एक नाम ही तो है ना, किसी का एक पेय पदार्थ है उसका नाम है टी, तो आप कंप्लेंट टी से याद रखेंगे, टी टी नाउन होती है, तो इसलिए कंप्लेंट वाली जो है नाउन होगी, तो उसकी जो है हमें V2 V3 नहीं मिलेंगी। और जो हमारी वर्ब है वो है हमारी क्या है, कंप्लेन, और हमारी जो वर्ब है वो है हमारी क्या, कंप्लेन।
तो इसके जो है हम कंप्लेंट इसकी V2 और V3 जो है कंप्लेंट कर देंगे, ठीक है ना। फिर अगला है हमारा, देखिए सिट एंड सीट, ये दो हैं, सिट और सीट। तो सिट जो है ये वर्ब होती है और जो सीट होती है वो नाउन और वर्ब दोनों होते हैं। तो सिट ऐसे चलेगा, सिट सैट सैट, और सीट सीटेड सीटेड, इस तरह से। सीट कहाँ आएगा, सीट अदर्स के लिए आ रहा होगा जब हम किसी और के बैठने की बात कर रहे होंगे, तो जब हम सेल्फ अपने लिए बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे हमारा सिट सैट सैट आ जाएगा, ठीक है। आगे लिखा भी है सेल्फ एंड अदर्स, तो अदर्स के लिए सीट सीटेड सीटेड, और खुद के लिए सिट सैट सैट। तो अगला है हमारा हर्ट, हर्ट यानी कि कह सकते हैं दुखी करना, ठीक है, दुखी करना। तो हर्ट हर्ट हर्ट, इसके जो है सेम ही तीनों चलेंगे। तो इतनी हमारी 39 ये हमने वर्ड पढ़ी हैं, जो कि हमसे जो है पेपर में पूछी जा चुकी हैं और आगे पूछने के चांसेस भी हैं। तो इनके लिए वही है, आपको 2-4 बार इसको जो है आपको एक तरह से रिवीजन करनी पड़ेगी। 2-4 बार जब आप पढ़ेंगे ना, ऐसे ही बैठे बैठे रीड करेंगे, तो आपको जो है खुद ये सारी याद हो जाएंगी। इसमें कोई ज़्यादा बहुत दिक्कत नहीं होगी या लर्न करने में। बट वही आपको 2-4 बार करना पड़ेगा, बिना करे नहीं होगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। हैंग किस में था, हंग किस में था, इन्वेंटेड डिस्कवर। लोग तो इन्वेंटेड और डिस्कवर में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको नहीं होना है। मैंने बता दिया ना, इन्वेंटेड कोई ऐसी चीज़ जो, इन्वेंट यानी कोई ऐसी चीज़ जो जिसका कभी मतलब जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, और वो जो है पहली बार लेके हम आ रहे हैं उसको। जैसे कि हो गया हमारा टेलीविज़न का आविष्कार हुआ था, हमारा जो है मोबाइल का आविष्कार हुआ था, इस तरह से, है ना, बल्ब का आविष्कार जो मैंने बताया। और खोज ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी है इस दुनिया में, वो अस्तित्व में है इस यूनिवर्स में, बट उसको जो है हम उसका पता लगा रहे हैं एक तरह से, तो है ना, ठीक है ना। जैसे वास्को डी गामा ने, मैंने बोल ही दिया, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की कोलंबस ने अमेरिका की थी, इस तरह से इन्होंने। तो अमेरिका ऑलरेडी अस्तित्व में था, लेकिन क्या है, बस उसका पता लगाना था उनको, तो उन्होंने पता लगाया, ना कि उन्होंने अमेरिका को बनाया, इस तरह से, ठीक है ना। तो वहाँ हम डिस्कवर्ड कर देंगे। तो ये हमारी हो गई। वहीं हम इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम इनको देखेंगे। ये और थोड़ा एक स्ट्रक्चर है हमारा पॉजिटिव वर्ब्स का, जिसमें लेट एंड अलाउ, इसको हम पढ़ते हैं, ये हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। पहले हम ये एग्जांपल देख लें जो हमने अभी पढ़ी है ना, उनसे। अब आप देखें एग्जाम्पल, आपको एग्जैक्ट ऐसे इसी तरह से दिखेंगे। द विलेजर्स फेल मैनी ट्रीज। अब आप देखें, द विलेजर्स फेल मैनी ट्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप ट्रीज पकड़ में आ रहा है, क्या है कि जो गांव के लोग हैं उन्होंने जो है बहुत सारे पेड़ों को गिराया। अब गिराया यहाँ पे फेल है ना, तो V2 आनी चाहिए, फेल V2 है ना, V2 आनी चाहिए। अब आप देखें फेल हमने कहाँ पढ़ा है, फेल वी फॉल फेल फैलन, इस तरह से हमने तो पढ़ा था ना। ये देखें गिरना, ठीक है, V2 आनी चाहिए। अब V2 है, फेल भी V2 है और फेल्ड भी, लेकिन हमें क्या चाहिए है, क्या उन्होंने जो है क्या गिरने के लिए सेंस में आ रहा है वहाँ फेल, वहाँ क्या आ रहा है कि विलेजर्स जो गांव के लोग हैं उन्होंने जो है पेड़ों को गिराया, ना कि पेड़ गिरे, ठीक है। गिरना यहाँ पे कोई इंसान गिर रहा होगा, फॉल फेल फैलन। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए V2 यानी कि फेल्ड चाहिए थी हमें फेल की, और हमें उसने लगा दिया फॉल की V2 लगा के दे दी, जबकि हमें चाहिए फेल की V2। तो हम करेंगे गिराना के लिए, है ना, मैंने बोला था ट्रीज़ के सेंस में ही आएगा ज़्यादातर। तो फेल फेल्ड, तो हमें वहाँ दिखेगा द विलेजर्स फेल्ड मैनी ट्रीज, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है फेल ना होके क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा, ठीक है, FELLED, इस तरह से, ठीक है ना। फेल्ड होगा, ना कि फेल होगा। द विलेजर्स फेल्ड मैनी ट्रीज। वहीं अगला है द विलेजर्स हैव फॉलन मैनी ट्रीज। अब आप देखें हैव के आगे V3। अब V3 हमें चाहिए थी किसकी, हमें V3 चाहिए थी जो है उस फेल की, ना कि फॉल की। हमें V3 चाहिए थे FELL की। तो इसकी क्या थी, V2 भी फेल्ड थी और V3 भी फेल्ड ही थी, तो हमें फेल्ड चाहिए। यहाँ हमें फॉलन लगा के दिया, फॉलन हमें किसकी दे दी, फॉल की। ऊपर था ना फॉल फेल फॉलन, ये देखें फॉल फेल फैलन, फॉल फेल एंड फॉलन, ये हमें वहाँ फॉलन लगा दिया ना, तो ये फॉल की लगा दिया V3, फॉल की V3 फॉलन। हमें चाहिए फेल की है हमारे पास फेल्ड, तो हम वहाँ फेल्ड करेंगे, ठीक है। सो द विलेजर्स हैव फेल्ड, ना कि फॉलन, हैव फेल्ड FELLED, सेम वही जो अभी हमने ऊपर लिखी थी। द विलेजर्स हैव फेल्ड मैनी ट्रीज। विलेजर्स ने जो है, गांव के लोगों ने जो है बहुत सारे क्या पेड़ गिराए, इस तरह से, ठीक है। अब अगला है हमारा द अफेक्ट्स आर नेगेटिव। अब आप देखें
अब अफेक्ट और इफेक्ट आपको याद होना चाहिए कि हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक अफेक्ट पढ़ा था, एक इफेक्ट। और अफेक्ट के लिए मैंने क्या बताया था, ए एंड वी। तो ए से हमारा अफेक्ट हो गया, वी से हमारी क्या होगी, वर्ब। तो जो अफेक्ट है वो तो वर्ब है, पर क्या वर्ब हमारे यहाँ सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकती है? नहीं ना। स्टार्टिंग में कब आएगी, जब हमारे पास इंटेरोगेटिव की बात हो रही होगी। बट इंटेरोगेटिव में भी हमें पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, देन हमें मेन वर्ब चाहिए होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे भी नहीं आ सकती। तो हम खुद देख लेंगे कि भाई ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है हमारी, और नेगेटिव जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट, या फिर मैं बोलूँ एडजेक्टिव, ठीक है। तो अब द अफेक्ट्स आर, तो अफेक्ट्स कैसे हो जाएगा, अफेक्ट तो हमारी वर्ब है, हमें चाहिए यहाँ पे नाउन। तो सब्जेक्ट में क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन चाहिए, तो नाउन क्या है हमारा, इफेक्ट है। तो हम कर देंगे द इफेक्ट्स आर नेगेटिव, ठीक है। यहाँ देखें आप ऊपर इफेक्ट और अफेक्ट के बारे में, किस तरफ ये है ना, यहाँ है, ये है अफेक्ट। अफेक्ट देखो वर्ब है, वर्ब नाउन और वर्ब दोनों। और इफेक्ट जो होता है नाउन होता है। तो नाउन वहाँ हमें जो सब्जेक्ट में हमें क्या चाहिए, तो नाउन या प्रोनाउन। अब इफेक्ट जो है वो प्रोनाउन तो है नहीं, वो नाउन है, तो हमें वहाँ नाउन की ज़रूरत है। तो हम जो है वहाँ इफेक्ट करेंगे, ना कि अफेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे इफेक्ट्स हो जाएगा। वहीं अगला है द वायरस हैज़ इफेक्टेड द सिटी। अब आप देखें द वायरस सब्जेक्ट हैज़ क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, अफेक्टेड क्या है, हमें यहाँ पे मेन वर्ब चाहिए, और द सिटी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इफेक्टेड हमारी क्या वर्ब होती है, मैंने अभी बताया। अफेक्ट आपको कैसे याद रखना, ए एंड वी। तो ए से हमारी अफेक्ट एंड वी से हमारी वर्ब। तो हमें तो यहाँ अफेक्टेड चाहिए थी मेन वर्ब, जबकि इसने हमें क्या कर दिया, नाउन की V3 बना दी, जबकि नाउन की तो कोई फॉर्म होती नहीं है, ओनली इफेक्ट है। तो यहाँ पे इफेक्टेड ना होके क्या हो जाएगा, अफेक्टेड। यहाँ पे अफेक्टेड AFFECTED, इस तरह से अफेक्टेड। द वायरस हैज़ अफेक्टेड द सिटी, ठीक है। वहीं अगला है हमारा कि द रिवर हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। ये आ गया ना कि रिवर जो है ओवरफ्लो हो गई है, कि वो जो है अपने किनारों से बाहर निकल रही है ना। इतना उसमें पानी है कि वो अपने किनारों से भी बाहर निकलने लगी। बैंक्स यानी कि जो तट होता है, जो उस नदी का किनारा होता है, तो वहाँ से वो बाहर आ रही है। तो क्या ओवरफ्लोन आ जाएगा। आप देखें हैज़ प्लस V3, तो हमें V3 चाहिए किसकी, ओवरफ्लो की चाहिए। तो ओवरफ्लो में हमने अभी क्या पढ़ा था, ये पानी का ज़्यादा बहना जब आ रहा है ना, ये पानी का ज़्यादा बहना, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड। जबकि उसने क्या कर दिया, ओवर तो लगा दिया, बट ऐसे कर दिया फ्लॉन, ये यहाँ पे फ्लॉन, ओवरफ्लॉन कर दिया। जबकि हमने पानी के ज़्यादा बहाव में ओवरफ्लॉन पढ़ा ही नहीं है, हमने क्या पढ़ा, ओवरफ्लोड, है ना। ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो इसीलिए द रिवर हैज़ ओवरफ्लोड होगा, ना कि ओवरफ्लोन। तो ओवरफ्लोड हम करेंगे OVER, ओवरफ्लोड FLOWED, इस तरह से ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स, ठीक है। हो गया ना ये ओवरफ्लोड। तो ये हमारे 4-5 जो हैं हमारे क्या कह सकते हैं एग्जाम्पल्स थे, जो कि हमने जान लिए कि किस तरह से हमें जो है सेंटेंस देखने को मिलेंगे इन वर्ब से रिलेटेड। तो ये जब हम वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जब समझ में आ जाएगा। वहीं हम ये देख लेते हैं अपना कॉजेटिव वर्ब का एक पॉइंट देख लें। तो कॉजेटिव वर्ब्स जो है हमारी, पॉजिटिव वर्ब होती है मतलब प्रेरणार्थक क्रिया, ऐसी क्रिया जो करता खुद नहीं करता, किसी और से करवाता। जैसे होता है ना, करवाया, मैंने ये काम करवाया, मैंने पढ़वाया, है ना, लिखवाया, धुलवाया, मैंने जो है कपड़े धुलवाए, मैंने उससे अपना असाइनमेंट लिखवाया। तो यहाँ पे क्या करता खुद नहीं कर रहा, मतलब मैं जो हूँ खुद नहीं असाइनमेंट लिख रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, किसी से लिखवा रही हूँ। तो इसमें करता जो है कार्य नहीं करता, कार्य कौन करता है, कोई और कार्य करता है। तो ये उसका एक स्ट्रक्चर है, हमें याद रखना है। तो ये क्या है, लेट एंड अलाउ का है। लेट एंड अलाउ के बारे में, लेट जो है अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा और देन हमारा V1, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। और एक स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है कि अलाउड के बाद हमें ऑब्जेक्ट एंड 2 + V1 देखने को मिलेगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है, लेट ऑब्जेक्ट V1, अलाउड ऑब्जेक्ट 2 + V1। तो आप देखें लेट, ये लेट के बारे में देखें, लेट देम स्टडी। तो ये है लेट देम स्टडी, यानी कि उन्हें पढ़ने दो। तो मैं खुद नहीं पढ़ रही हूँ ना, मैं किसी और के पढ़ने की बात कर रही हूँ ना। तो यहाँ पे क्या है, लेट हमें दिख रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, देम है, स्टडी क्या है हमारा, V1। तो लेट देम स्टडी, इस तरह से। तो लेट ऑब्जेक्ट एंड V1 ये हमें देखने को मिलेगा। वहीं हमें मिलेगा अलाउड ऑब्जेक्ट 2 + V1। आप देखें, यू अलाउड देम टू स्टडी, यू अलाउड देम टू स्टडी। तुम्हें जो है उन्हें पढ़ने के लिए अलाउ कर देना चाहिए, इस तरह से।
तो मैं खुद नहीं अलाउ कर रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ ना उससे कि तुम्हें कर देना चाहिए। तो यहाँ पे करता कौन है, करता है यू। तो आप देखें अलाउड दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट हमारा देम हो गया 2+V1 है ना, 2+V1 यानी कि इन्फिनेटिव। तो ये हमें इस तरह से एक पॉजिटिव वर्ब का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लेट ऑब्जेक्ट V1 और अलाउड ऑब्जेक्ट 2+V1, इनको हमें याद रखना है, ठीक है ना। हमें जो है गलत तरीके से लिख के दे देंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि अलाउड जो है अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, देन 2+V1। हो सकता है वो हमें अलाउड के बाद ऑब्जेक्ट ना करके सब्जेक्ट लिख दें, जैसे डैम है ना, तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट करते हैं दे लिख सकते हैं। यू अलाउड दे टू, है ना, दे टू स्टडी। तो हमें देखना कि भाई दे तो सब्जेक्टिव केस है, हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो हम ऑब्जेक्टिव देम लगाएंगे ना कि दे लगाएंगे, इस तरह से, इसलिए याद रखना है। सो लेट ऑब्जेक्ट B+V1 एंड अलाउड ऑब्जेक्ट 2+V1, ठीक है। सो ये हमारा आज क्या हो गया, पूरा का पूरा जो हमारा वर्ब का टॉपिक था, जो हमारी बेसिक वर्ब्स थी वो हमने आज पूरी कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। और इससे पहले जो है हमने सारी के सारे अपनी कर ही ली थी, मेन वर्ब, प्राइमरी वर्ब, जो भी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब ये सारी थी, तो वो हम कर चुके हैं। और अब जो है हमारा वर्ब का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इससे पहले जो है हमने करा था अपना कौन सा, टेंस वाला टॉपिक है ना, तो हमारा टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। और उसमें जो है हमने प्रैक्टिस भी कर ली थी, कम से कम 20-25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। और टेंस के बाद आज हमारा वर्ब भी जो है कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। और इसकी जो है हम अब प्रैक्टिस कर लेंगे कल की क्लास में, ठीक है ना। आज हमारा ये कंप्लीट हो गया और कल की क्लास में ही हम जो है वही 20-25 क्वेश्चंस लेके आएंगे और उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे कि किस तरह से वर्ब हमें पेपर में पूछी जाएंगी, वर्ब में क्या हमें एरर दिखेंगे, कहाँ हमें क्या फिल करना है, इस तरह से, ठीक है। सो आई होप आपको जो है क्लासेस समझ में आ रही होंगी। हम जो है अब अपने बड़े बड़े 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, एक टेंस एंड दूसरा हमारा वर्ब। तो कल हम वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद जो है हमारा एक बिल्कुल न्यू फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वो हम तब देखेंगे जब हम वर्ब की प्रैक्टिस कर लेंगे। सो आप लोग जो है अच्छे से जो है अपने नोट्स बनाएं एंड इनका रिवीजन जो है आज ज़रूर कर लें। आप इनका जो है रिवीजन कर लेंगे आज, तो कल हम फिर जो है अपनी प्रैक्टिस वाली क्लास को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। सो अब मैं मिलूँगी आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।